अच्छा, ये एफ भी इक्वल टू ये के भी आर और ईटा, सबका ये आया था वैल्यू? क्या सबका वैल्यू ये आया था, जिसमें से ये के कांस्टेंट है, v is the velocity, r is the radius and eta is the coefficient of viscosity? क्या सबका ये आया था? यस मतलब सर। यहाँ तक तो आप ही बता देते। यानी मेरे तो वो ए बी सी तीनों का वैल्यू निकालने के लिए नहीं बताए थे। यस। ठीक है, तो आपको लोगों को वो वैल्यू फाइंड करना था, तो वो मैं जानना चाहूंगा कि कोई है अभी भी जो ए बी सी का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाए, तो बोलिए, मैं ए बी सी तीनों का वैल्यू फाइंड करके दिखा दूंगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जॉन पॉल हैं, आपसे हुआ था सॉल्व, रुद्र प्रताप, सुषमा, आप लोगों से सॉल्व हुआ था, ये ए बी सी तीनों का वैल्यू फाइंड कर पाए थे? कॉपरेट कीजिए सर प्लीज, हम नहीं कर पाए थे। अदरवाइज हम बस यही जानना चाह रहे थे हम। चलिए ठीक है, धनीराम मैं एक बार शुरू से कर देता हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। अच्छा, ओके सर। कल जो, हाँ ओके सर। कल जो मैंने करवा कल जो मैंने करवाया था वो कहाँ तक किए थे? कल हम लोग कौन सा इक्वेशन तक हम लोग गए थे? ये सब यहाँ तक ना, एफ भी इक्वल टू के भी टू द पावर ए आर टू द पावर बी एंड ईटा टू द पावर सी, यहाँ तक शायद हम लोग गए थे। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे। अब हम लोग जानते हैं ये फोर्स है, तो हम लोग लेफ्ट साइड में फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, एम एल टी टू द पावर -2। हम लोग जानते हैं ये जो k है ये कांस्टेंट है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, इस k का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो k का हम डायमेंशन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल है। अब v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी का हम लोग जानते हैं कि उसका जो क्या बोलते हैं वो डायमेंशन होता है एल टी टू द पावर -1 हो। ठीक है, अब फुल ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे मुझे क्या रखना होगा? ए को रखना होगा। आर इज द यस सर। रेडियस, रेडियस का एल होगा, एल इज द, क्योंकि रेडियस भी एक लेंथ है, इसके ऊपर मुझे एक बी रखना होगा। चलिए ब्रैकेट दे भी सकते हैं, सिंगल है इसलिए मैंने ब्रैकेट को नहीं दिया। और ये जो है ईटा, ईटा कल हम लोगों ने डायमेंशन निकाल लिया था। यस सर। क्या था? यस एम सर। एल टू द पावर एम -1 पावर टी टू द -1 पावर। टी टू दी माइनस पावर -1। अब यहाँ पे मुझे क्या रखना होगा? सी को सी। रखना होगा। अब फिर से मुझे नेक्स्ट बार में क्या कर लेना होगा? इसके पावर को सजा लेना होगा। चलिए मैं इसको पावर को, लेफ्ट साइड तो कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को मैं हटा देता हूँ, इक्वेटिंग में सुविधा होगा इस वजह से। अब यहाँ पे देखिए एल, यहाँ पे एल टू द पावर 1, चलिए एक बार मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। एल यहाँ पे हो जाएगा ए टी टू द पावर -a, यहाँ पे एल टू द पावर बी ऑलरेडी है, और यहाँ पे हो जाएगा m टू द पावर c, m टू द पावर c, l टू द पावर -c एंड t टू द पावर -c हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? m l t टू द पावर -2, यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे मैं देखूंगा l कोई करेंगे, l यहाँ पे है और एक l यहाँ पे है, दो ही l है, सॉरी यहाँ भी l ही होगा, मैंने इसे b कर दिया है, ये l है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 3 l मिला। तो आप देखेंगे जैसे L, अब पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस बी, ये प्लस बी है यहाँ पे क्योंकि ये माइन नेगेटिव नहीं है। अच्छा, ए प्लस बी, और यहाँ पे C माइनस में है, तो ये हो जाएगा -C। L मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे L के बाद T को, यहाँ पे T टू द पावर -A और यहाँ पे T टू द पावर -C, तो यहाँ पे हम लिखेंगे T माइनस
कॉमन लेके हम a प्लस सी लिख देते हैं। आई थिंक ये ज्यादा सुटेबल होगा मेरे लिए। अच्छा, एल को मैंने एल को लिया, एम को मैंने छोड़ दिया है ना, अब एम को लेंगे हम। एम एक ही है, एम टू द पावर सी, और कहीं भी राइट हैंड साइड में एम नहीं है। चलिए एम को यहाँ पे लास्ट में 3 के बाद में एम टू द पावर सी लगा दिया। अब क्या करेंगे धनीराम, पावर को इक्वेट करेंगे, हम लिखेंगे इक्वेटिंग द पावर। यस सर। ठीक है, अब जब मैं पावर को इक्वेट करूंगा तो यहाँ पे देखिए m के पावर में 1, यहाँ भी 1 और यहाँ पे -2 है। तो अगर जब ये देखिए ये m बेस और इधर राइट हैंड में m बेस इक्वल है तो इसका पावर भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे मुझे मिल गया विच इम्प्लॉयज c इक्वल टू 1, c का वैल्यू मुझे मिल गया। अब यहाँ पे l को इक्वेट करेंगे, ये बेस इक्वल है, ये बेस इक्वल है, तो हम पावर को यहाँ पे लिखेंगे L इक्वल, सॉरी L नहीं होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे L के ऊपर यानी A प्लस बी प्लस सी, सॉरी ये माइनस होगा, माइनस सी इक्वल टू क्या होगा 1। और तीसरा क्या हो जाएगा, जब t को इक्वेट करेंगे तो ये माइनस ये a प्लस बी इक्वल टू -2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया मेरा a प्लस बी इक्वल टू 2, यानी a प्लस बी इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन में हम c का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो c का वैल्यू पुट करने से a प्लस बी माइनस सी, तो अब मुझे ये तीनों जो इक्वेशन आया यहाँ से मुझे सबका वैल्यू निकाल लेना होगा, a b और c का। ठीक है सर, बोलिए। सर ये -a प्लस सी होगा कि b होगा? -a प्लस सी, अच्छा सॉरी, ये -a प्लस सी ही होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने c ही है, ये मेरा मिस्टेक है। a प्लस सी होगा, a प्लस सी। तो यहाँ पे जब हम c का वैल्यू रखेंगे तो a का भी वैल्यू मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर a का वैल्यू भी c का वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, तो इधर 2 में -1 तो a इक्वल टू 1, यानी a पता चल गया, c पता चल गया, तो b का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे -1 है c, इसको ये इधर जाएगा तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों को यहीं पे रख दीजिए ना, दोनों c का भी वैल्यू 1 है और a का भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू, यानी b का भी वैल्यू मेरे पास 1 आ गया, यानी a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1। अब ये जो तीनों का जो वैल्यू आया, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1, अब ये तीनों का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। नेक्स्ट में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू of A, B and C in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 था मेरा एफ भी इक्वल टू के भी टू द पावर A, R टू द पावर B एंड ईटा टू द पावर C। सिंप्लीफाई ये हो जाएगा एफ भी इक्वल टू के भी आर ईटा, क्योंकि सबका वैल्यू 1 है, तो ये मेरा इक्वेशन आ गया। ये मेरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। इसका भी लीजिए, इसको पूरा कर लेते हैं, इसमें और भी लिखेंगे उसके बाद लीजिएगा। चलिए देखिए, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 आया, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आया हम लोगों के पास, जैसे कि भी तो वेलोसिटी जो होगा उसका, आर जो होगा रेडियस, जो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा उसका, ईटा जो है हम लोग जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बट यहाँ पे एक चीज है जो के है, जो जिसको हम डायमेंशनली
डायमेंशनल एनालिसिस से इस के का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, तो क्या करना होगा, इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है। एक्सपेरिमेंटली करने के बाद सभी एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो सारे वैल्यू को पुट करके इस के का वैल्यू फाइंड किया गया। तो यहाँ पे एक लाइन हम ऐड करेंगे, द वैल्यू of the constant k cannot be determined dimensionally, cannot be determined dimensionally, experimentally its value is 6 पाई। तो ये जो कांस्टेंट के है इसका वैल्यू हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते हैं, बट एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू 6 पाई होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको एफ भी इक्वल टू यहाँ पे के की जगह पे हम 6 पाई पुट करेंगे, भी आर बीटा। तो ये मेरा फाइनल इक्वेशन आ गया। फाइनल इक्वेशन आ गया दिस, और यही ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन लॉ। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। हेलो नॉन सर। एज, हाँ बोलिए। आप वहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं तो बहुत लेट से दिखाई दे रहा है। बहुत लेट से दिखाई दे रहा है ना, यस सर। मैं तो कंप्यूटर में लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर पे। सर क्योंकि ये एवी के बाद तो दिखाई नहीं दे रहा, क्या है लिखा यस हुआ, सर। कुछ आया ही अभी नहीं। जो कुछ एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार स्टॉप करके फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। अब दिख रहा है, देखिए। अब दिख रहा है धनीराम? यस सर। ओके चलिए। तो ये जो हम लोग के का वैल्यू डायमेंशनली फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसका एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होता है 6 पाई। तो जब हम इस इक्वेशन में 6 पाई को रखें और जो इक्वेशन मुझे मिला, इसी इक्वेशन को बोला जाता है स्टोक्स लॉ। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया ये। तो ये था हमारा स्टोक्स लॉ। आगे है हमारा आपका टॉपिक जो है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए उसको देखते हैं। उसको समझने के लिए हम सबसे पहले आप लोग के पास एक डायग्राम रखे हुए हैं, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं ये? यस यस सर। सर। इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है ये पूरा फ्लूइड पानी के अंदर है। ये जो है पूरा इनसाइड द फ्लूइड है। ठीक है, ये इनसाइड द फ्लूइड है। अब जो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर का जो ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन एंड फोर्थ कंडीशन।
ठीक है, इन चारों के ऊपर थोड़ा सा हम गौर से देखेंगे। तो फर्स्ट में जब हम कुछ कोई ऑब्जेक्ट या फिर सपोज कीजिए कोई एक इंसान है जो पानी में जंप किया या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो पानी में गया, तो क्या होता है फर्स्ट में सिर्फ जो हम नीचे ऊपर से जो जंपिंग किए, तो ये सिर्फ एक डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है, अपर माने अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं करता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 होता है, यहाँ पे ऊपर में हर एक जगह 9.8 होता है, ठीक है, 9.8 होता है मेरा। सपोज कीजिए ये जो ऑब्जेक्ट पानी में गया, इसका मास जो है वो 90 केजी है और वेट है 882 केजी इसका वेट है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जब पानी में गया फर्स्ट टाइम, तो अपर डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा था। 9.8 ग्रेविटी जो है, उस ग्रेविटी से वो ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट बहुत स्पीडली नीचे की ओर जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट सेकेंड कंडीशन में देखिए, जब ऑब्जेक्ट कुछ नीचे गया तो वहां पे एक बॉयनेट फोर्स काम करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे डी की जगह हम इसको एफ बी बोलेंगे, बॉयनेट फोर्स अपर डायरेक्शन में काम करना शुरू हो जाएगा। अब जब अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स अगर काम करना शुरू कर देगा, तो श्योर है इसके एक्सेलरेशन को कम कर दिया। अगर इधर है 882 न्यूटन फोर्स नीचे की ओर, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में 300 न्यूटन, तो श्योर है कि इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको कम किया। तो कम करके यहाँ पे 9.8 से 6.5 आ गया। थर्ड कंडीशन में आइए, जब ये ऑब्जेक्ट और नीचे गया, जब ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली लाइट कट गया जिस वजह से कंप्यूटर मेरा ऑफ हो गया है। हेलो, यस सर। लाइट कट गई जिस वजह से सिस्टम ऑफ हो गया है। तो जो थर्ड कंडीशन का जो टिक था हम लोग का, उसमें क्या था कि जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जाएगा तो क्या होगा, नीचे जाने से हाइट बढ़ेगा, हाइट जब बढ़ता है तो वहां पे बॉयनेट फोर्स बढ़ते जाएगा, जितना नीचे की ओर जाएगा बॉयनेट फोर्स बढ़ते जाएगा। तो थर्ड कंडीशन में क्या देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो था और उससे और कम हो जाएगा, जैसे पहले सेकंड कंडीशन में था 6.5 और कम हो जाएगा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो है मेरा वो बढ़ गया है। उसके बाद वाला कंडीशन में क्या होगा, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जितना फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, जितना ही फोर्स नीचे की ओर लग रहा है उतना, सर फोर्थ कंडीशन में क्या होता है कि जितना फोर्स नीचे की ओर लग रहा है उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन की ओर काम कर रहा है। तो वहां पे क्या होगा, नीचे की ओर लगने वाला, नीचे की ओर जितना फोर्स लगेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लगेगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यानी अब उस ऑब्जेक्ट पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वह जीरो हो गया। अब अगर वो ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया, तो अब क्या होगा, एक वो कांस्टेंट वेलोसिटी गेन करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, और वह उसी वेलोसिटी से नीचे की ओर वह जाएगा। वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी जो होगा, उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी होने के लिए क्या होना होगा, अपवर्ड डायरेक्शन की ओर फोर्स जो होगा उसको बढ़ते जाना होगा, बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाने के बाद उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा, और रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा तो यानी वह एक कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी के साथ नीचे की ओर फॉल होगा। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये फोर्थ नंबर फिगर को देखिए, ये जो फोर्थ 4 नंबर का फिगर है, यहाँ पे सुनाई पड़ रहा है आप सबको? दिख नहीं रहा है। यस सर, अब दिख रहा है सर। हाँ, ये जो 4 नंबर ये थर्ड नंबर फिगर है, ये सेकेंड नंबर और ये फर्स्ट नंबर। यहाँ पे देखिए अपर जो एफ डी यानी एफ जो बॉयनेट फोर्स जो होगा
ये यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है ऊपर की ओर। तो स्टार्टिंग में क्या था, 0 था, तो नीचे की सिर्फ डाउनवर्ड्स में फोर्स लग रहा था, उस टाइम एक्सेलरेशन था 9.8। ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि वो ये डाउनवर्ड्स की ओर है, जिस वजह से वहां पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड में जब अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई काम करने लगा तो क्या हुआ, इसका एक्सेलरेशन को कम कर दिया। यानी सपोज कीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैं कुछ थोड़ा सा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं, तो क्या श्योर जिस वेलोसिटी से या जिस स्पीड से यह जा रहा था वह कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन जो है वह कम हो गया। थर्ड कंडीशन में ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो लगने वाला वेट जो फोर्स है वो बढ़ गया, वो हो गया 600 न्यूटन। अब ये क्या किया, यहाँ पे एक्सेलरेशन और कम हो गया, यहाँ से ये कम हुआ, इससे और ज्यादा ये कम हुआ, 3.1 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ कंडीशन में क्या हुआ, ये जो नीचे डाउनवर्ड की ओर लगने वाला फोर्स और अपर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, ये दोनों एक दूसरे का इक्वल हो गया। यानी इक्वल हो गया तो इस ऑब्जेक्ट पे कोई रिजल्टेंट फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे की ओर आएगा, कांस्टेंट सर स्पीड के साथ वो नीचे आएगा। हाँ ये कांस्टेंट बोलिए। स्पीड के साथ नीचे कैसे जाएगा सर, जब फोर्स अपवर्ड में भी लग रहा है और नीचे से भी लग रहा है, तो जीरो वेलोसिटी हो गया तो वह कैसे मूव कैसे करेगा? एक्सेलरेशन 0 हुआ है, वेलोसिटी तो 0 नहीं हुआ है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हुआ है। ओके सर। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हुआ कि स्पीड जो है, स्पीड या वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में, अब बोलेंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, दैट मीन्स वो ऑल टाइम 2 मीटर पर सेकेंड का ही वेलोसिटी है, कोई वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेगा तो प्रत्येक 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 1 बढ़ जाएगा। जब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, दैट मीन वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी 5 था तो 5 का ही वेलोसिटी मेंटेन करके रहेगा। इस कंडीशन में क्या होता है, यह जो ऑब्जेक्ट है वह कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की ओर फॉल होता है। ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी जो गेन करता है, इसी को बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए अब हम इसको देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। Let us suppose that a spherical solid body starts moving through a fluid in vertically downward direction. There is two force constant magnitude act on the body. इस पे दो फोर्स काम करेगा, एक जो हम लोग बोलते हैं वेट फोर्स और दूसरा जो होता है बॉयनेट फोर्स। बॉयनेट फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और ये जो W हो गया, वेट फोर्स हो गया, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर काम करता है। फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है, the weight of the body acting vertically downward, weight force डाउनवर्ड की डायरेक्शन में काम कर रहा है, एंड द बॉयनेट फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये बॉयनेट फोर्स। अब यहाँ पे क्या है कि वेट जो है एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग, वेट फोर्स यानी W इज ग्रेटर देन FB, तो क्या होगा, वो बॉडी स्टार्ट मूविंग करना शुरू हो जाएगा विथ एक्सेलरेशन। अगर ये वेट ज्यादा है बॉयनेट फोर्स से, तो क्या होगा, बॉडी पानी में डूबना शुरू हो जाएगा और एक एक्सेलरेशन के साथ वह नीचे की ओर जाएगा। वही है यहाँ पे, एज द बॉडी स्टार्ट मूव डाउन विथ एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन के साथ वह जो बॉडी है वह नीचे जाना शुरू हो जाएगा। हैंड विस्कस फोर्स FB, अगर एक एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जाएगा तो वहां पे एक विस्कस फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा, FV जिसको हम लोग कहते हैं। स्टार्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, FV अपवर्ड डायरेक्शन में विस्कस फोर्स काम करना शुरू कर देगा। अब एज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस होगा ड्यू टू किसके कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसके कारण उसका वेलोसिटी इंक्रीजेस होगा। एट वन स्टेज द टोटल अपवर्ड फोर्स, ऊपर की ओर लगने वाला बल, वहां पे अपर डायरेक्शन में टू फोर्स लगेगा, एक FB जिसको कहते हैं फोर्स ऑफ बॉयनेट,
और दूसरा होगा एफ भी, फोर्स ऑफ ये विस्कस फोर्स ऑन द बॉडी बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट। एक टाइम ऐसा आएगा कि उस अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला जो ये एफ बी बॉयनेट फोर्स प्लस एफ भी विस्कस फोर्स इक्वल हो जाएगा उस डब्ल्यू के, यानी उसके वेट के बराबर हो जाएगा। द नेट फोर्स देन बिकम्स जीरो, इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा एंड द बॉडी देन कंटिन्यू टू फॉल विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी आया, जो गेन करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी जो भी हो, इक्वल हो जाने के बाद क्या क्या इक्वल होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला टोटल फोर्स और उसका वेट फोर्स के इक्वल होने के बाद जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो नीचे की ओर फॉल होगा, उसी को हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? धनीराम सर क्लियर है, लेकिन बोलिए, सही डाउट से बोलिए। समझ में नहीं आया। वहाँ सर बोले विस्कस फोर्स भी जब डाउनवर्ड में आएगा तो वाटर का लेयर तो सर रहेगा, लेकिन विस्कस फोर्स कैसे उसमें ही होगा? विस्कस फोर्स कैसे होगा? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए, अगर यहाँ पे सपोज इस फिगर में देखिए, अगर विस्कस फोर्स कैसे होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। जब ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाएगा तो इसकी जो सरफेस के कांटेक्ट में जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा उसको वह ड्रैग करेगा और उस वाटर की लेयर को रेस्ट में था लेकिन उसको मोशन में ले आएगा। अब सर तो वही तो बॉइंट फोर्स हुआ ना। बॉयनेट फोर्स तो अलग चीज हो गया। बॉयनेट फोर्स हो गया कि जितना यह ऑब्जेक्ट लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उसका जो वेट होगा उसके बराबर बॉयनेट फोर्स होता है। यस सर। लेकिन जो विस्कस फोर्स होगा वो विस्कस फोर्स तो हो गया फ्लूइड के दो लेयर के बीच में लगने वाला फोर्स। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक वाटर का लेयर है, ये ब्लैक लाइन एक वाटर का लेयर है मेरा। अब यहाँ पे ये सारा रेस्ट में है, ये लेयर रेस्ट में है। अब यहाँ का जो लेयर है यह लेयर जबकि ये कांटेक्ट में है इस ऑब्जेक्ट के, इस लेयर को मोशन में ला दिया, अब ये रेस्ट में है। अब दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा, ये लेयर चाहेगा इसको मोशन में लाने के लिए, जबकि ये रेस्ट वाला लेयर चाहेगा इसको रेस्ट में लाने के लिए। तो एक फोर्स अप्लाई हो गया इसके बीच में, तो वही फोर्स है विस्कस फोर्स हुआ ये वाला। और जो मेरा बॉयनेट फोर्स हो गया, बॉयनेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन की ओर लगता है। उसका जो जितना वो बॉयनेट फोर्स डिपेंड करता है उसके हाइट बढ़ते जाएगा, बॉयनेट फोर्स बढ़ते जाएगा। इसलिए तो हम जब ये लास्ट फिगर में था ये वाला में, ये फोर्थ कंडीशन क्या था, जब वो नीचे की ओर बढ़ रहा है तो देखिए इसमें जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉयनेट फोर्स मेरा जो है वो बढ़ रहा है, ज्यादा हो जाएगा। हाइट बढ़ रहा है तो बॉयनेट फोर्स भी बढ़ रहा है। बॉयनेट फोर्स का जो हम लोग निकाले थे, हम लोग देखे थे रो जी एच। तो रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फिक्स रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू फिक्स रहेगा, चेंज क्या होगा मेरा, हाइट चेंज होगा। तो हाइट जितना बढ़ेगा उतना ही मेरा जो होगा वो चेंजेस आएगा, बॉयनेट फोर्स मेरा वो जो है वो बढ़ेगा। एक मिनट, हाँ मेरा आज भी फिर लाइन ट्रिप किया, मेरा कंप्यूटर ऑफ हो गया। ओके सर। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए। तो ये था मेरा टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है टर्मिनल वेलोसिटी सबको? आगे बढ़े। धनीराम क्लियर है अब? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब टर्मिनल वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा कि सबसे पहले जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑफ द बॉडी, स्मॉल r इज द रेडियस, दिस द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो डेंसिटी होगा वहां पे उसको हमने यहाँ पे रो कंसीडर किया है, और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड को हमने यहाँ पे सिग्मा कंसीडर किया है, क्योंकि वहां पे दो चीज था। यहाँ पे मैंने एक रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड।
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लोग जानते हैं इसको, अभी इसके बारे में इस चैप्टर में ही सीखे हैं। और Vt इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दैट हमने अभी देखा Fv यानी विस्कस फोर्स प्लस फोर्स ऑफ बॉयंसी इक्वल टू वेट फोर्स। ये कंडीशन था हमारा जब वो ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी गेन करता था, उससे पहले का ये कंडीशन है। कुछ देर पहले हमने ये जो वैल्यू है इस Fv का हमने फाइंड किया, अभी एक्सपेरिमेंटली मैंने वहां पे लिखा, ये वाला वैल्यू को लिखा था वहां पे। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी वहां पे हमने जो यूज किया था, वहां पे हम लोग उस जगह पे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी यूज करेंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पे टी यूज किया है। और ये जो Fv है, फोर्स ऑफ जो बॉयंसी है, उसके जगह पे मैंने लिखा 4/3 पाई आर क्यू। चलिए हम लोग जानते, ये कैसे हुआ मैं बता देता हूँ। हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग एक जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे इस मास की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम तो किसका वॉल्यूम लिखना होगा, जो उस ऑब्जेक्ट जो पानी में जा रहा है, तो वो एक स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। एंड डेंसिटी ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया मेरा मास की जगह पे मैंने इसे रिप्लेस किया। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये g है, ठीक है। अब ये वेट फोर्स, फिर मैंने वेट करने के लिए मुझे होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही होता है। तो हम लोग अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि ये मास होता है, मास की जगह पे हमने इतना कुछ को लिखा, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इक्वल होता है। अब हमको टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ से फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे ये Vt का हमने वैल्यू निकाल लिया है। ये Vt इक्वल टू, यहाँ से इस इक्वेशन को करके Vt इक्वल टू निकाला है। इसको जब मैं इधर ले जाऊंगा तो कुछ चीजें कॉमन आएगी, कुछ चीजें कट जाएगा, उसके बाद ये मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा 2r² ये रो माइनस सिग्मा g बाय 9 ईटा, ये मेरा आएगा टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमें याद रखना होगा, क्योंकि अगर टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड कहीं भी को अगर मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो मुझे इस कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। ये था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। आगे हम देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन में है, इसमें टर्मिनल वेलोसिटी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। टर्मिनल वेलोसिटी सबसे फर्स्ट ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, द रेडियस ऑफ द बॉडी, जो उस ऑब्जेक्ट जो बॉडी जिसको हम फ्लूइड में डुबो रहे हैं उसके रेडियस तो किस रेशियो में होगा, तो Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और रेडियस का स्क्वायर यानी r²। दूसरा द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, मोर इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी का डेंसिटी ज्यादा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। मोर डेंसिटी मोर टर्मिनल वेलोसिटी। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, अगर फ्लूइड का डेंसिटी लेस होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर फ्लूइड का डेंसिटी कम होगा तो उसमें ऑब्जेक्ट स्पीडली फ्लो हो पाएगा, ज्यादा स्पीड से वो नीचे की ओर जा पाएगा। इसलिए लेस इज द डेंसिटी, मोर इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, लेस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। डेंसिटी ज्यादा होगा तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी कम होगा। जस्ट एक एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर हम दो लिक्विड को एज्यूम करें, पहला हो वाटर, पहला को अगर मैं वाटर लूं और दूसरा मैं हनी, ये दूसरा कुछ अदर चीज ले लूं जो थोड़ा सा गाढ़ा हो, ऑयल में ले लूं, तो वाटर का डेंसिटी के कंपेयर में ऑयल का डेंसिटी जो होता है वो ज्यादा होता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होगा और इस ऑयल पे कम होगा, क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है। इससे ज्यादा डेंसिटी वाला मैं अगर फ्लूइड लूं तो वहां पे और भी उसका टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगा। लास्ट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, वो Vt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये था कि जो
ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है टर्मिनल वेलोसिटी। आगे है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है विस्कोसिटी के ऊपर। तो अगर कोई फ्लूइड का टेम्परेचर, द विस्कोसिटी डिक्रीजेस, विस्कोसिटी डिक्रीज होगा राइज विथ इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगा फ्लूइड में, लेकिन गैस में इसके ऑपोजिट होगा, द विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस इज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। गैस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगा, जबकि लिक्विड में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा फुल ये फ्लूइड मैकेनिक्स का ये लास्ट टॉपिक था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। अब इससे कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, उम्मीद करता हूँ इसको आप लोग खुद बना लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पढ़िए, कोई क्वेश्चन को पढ़िए तो धनीराम क्वेश्चन को रीड कीजिए। The cylinder tube of a spray pump has a cross section of 8 cm square, one end of which has 40 fine holes, each of areas 10 meter square, 10 to the power 2 meter square. If the liquid flows inside the tube with a speed of 0.15 meter per minute, the speed with which the liquid is injected through the holes. ठीक है, यानी ये जो है इसका यहाँ पे 10 to the power 8 करना होगा, 10 to the power 8 होगा। देखिए अब ये क्वेश्चन है मेरा, इस क्वेश्चन में पहले ये जानते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। चलिए क्वेश्चन समझ में आया। चलिए समझते हैं। एक सिलेंडर ट्यूब है जिसपे स्प्रे पंप लगा हुआ है, सिलेंडर ट्यूब है जिसमें स्प्रे पंप, तो स्प्रे पंप कुछ इस टाइप का होगा, एक नली टाइप का होगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्प्रे करने के लिए एक इस टाइप का होगा जहाँ पे यहाँ पे 40 होल्स है, यहाँ पे 40 छोटा छोटा होल्स है, यहाँ पे 40 होल्स है, और ईच होल्स का जो है एरिया है जो दिया हुआ 10 to the power -8 मीटर स्क्वायर, प्रत्येक होल का एरिया दिया हुआ है। अब कहता है कि ये जो ये है ट्यूब है, ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल, कोई भी अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला अगर जो एरिया दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें फ्लूइड, उस पर देखिए इनसाइड द ट्यूब, इसमें फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 0.15 मीटर पर मिनट। तो फाइंड करना है द स्पीड विथ व्हिच द लिक्विड इंजेक्ट थ्रू द होल्स। तो क्वेश्चन कहता है कि यहाँ से जो इस होल से जो लिक्विड फ्लो होगा इसका वेलोसिटी क्या होगा या इसका स्पीड क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। जैसे कि हम लोग स्प्रे करते हैं, परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो उसमें देखिएगा एक पाइप होता है अंदर में, उस जो बोतल में रहता है उसके अंदर एक पाइप होता है। तो मान लीजिए ये वही पाइप है, ये वही पाइप है, पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उस पाइप में जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसका भी वेलोसिटी मुझे दिया हुआ है मेरे पास। अब वहाँ जो स्प्रे जहाँ पे होता है वहाँ पे काफी 40 होल्स है, और एवरी होल्स का जो ईच होल्स का भी एरिया मेरे पास दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है कि इस होल्स से जो स्प्रे फ्लूइड स्प्रे होगा उस फ्लूइड का वेलोसिटी क्या होगा या फिर उस फ्लूइड का स्पीड क्या होगा, ये मुझे फाइंड करना है। तो हम लोग के पास, हम लोग जानते हैं एक कॉन्सेप्ट हम लोग के पास है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि अगर एक पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो हर एक जगह का यहाँ का एरिया एंड वेलोसिटी और यहाँ का एरिया एंड वेलोसिटी
दोनों जगह का इक्वल होगा। एक्चुअली ये होता क्या है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, यानी दोनों जगह का इक्वल होगा। तो हम लोग निकाल लेंगे कि यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसका तो वेलोसिटी मुझे पता है और इसका एरिया भी मुझे पता है। यहाँ का मुझे ये निकाल देना होगा, टोटल का एरिया निकाल देना होगा। और एक होल का पता है, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मेरे पास एरिया निकल जाएगा। क्या बात, यानी ये वैल्यू पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा। तो ये वाला अगर इस इक्वेशन का 3 का वैल्यू पता चल जाए तो 4th का वैल्यू हम लोग इजीली से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्यूशन किया जाए। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब। क्या हुआ, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको क्योंकि ये एसआई यूनिट में नहीं है तो इसको मैं एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। दूसरा है, दूसरा दिया हुआ है क्या है, फ्लूइड वेलोसिटी इन द ट्यूब। चलिए मैं दूसरा स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। दिया 0.15 मीटर पर मिनट। इसको मैं क्योंकि ये मिनट तो एसआई यूनिट नहीं होता है, इसको मैं पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 0.15 इसको मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। अगला है एरिया ऑफ ईच होल्स। एरिया ऑफ ईच होल्स है 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर। 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर। ये तो ऐसा यूनिट में, इसको कुछ नहीं करना है। टोटल नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू 40 है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन में जाएंगे हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फोर ट्यूब। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी ले लीजिए। देखिए अब फोर ट्यूब अब ट्यूब का हम लोग निकाल चुके हैं उसका एरिया। तो हम लोग देख इसका फ्लूइड ट्यूब, हाँ इसमें निकाले थे ना, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू वेलोसिटी था 0.15 बाय
60 इक्वल टू, हम इसको A1 और इसको B1 माने फॉर ट्यूब के लिए। दूसरा 4 होल्स, 4 होल्स, तो वहां पे क्या हो जाएगा उसका एरिया, यानी 40 इंटू 10⁻⁻8 इंटू उसका वेलोसिटी पता नहीं है तो उसका वेलोसिटी को हम भी रहने देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 एंड V2, चूंकि A2 V2 इक्वल टू A1 V1, सर ये नहीं A1 समझ V, में आया। ये वाला अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो क्या था कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है इस टाइप का, तो यहाँ पे a इंटू भी और यहाँ का a इंटू भी दोनों क्या होगा, दोनों कांस्टेंट है, यानी दोनों का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो A1 अगर मैं इसका नाम A1 V1 A2 V2 दूं तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे A1 V1 का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि इस A2 V2 का भी वैल्यू हम पुट कर देंगे दोनों साइड। इज इम्प्लॉय A2 V2 यानी 40 इंटू 10⁻⁻8 इंटू V इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.15 बाय 60। और नेक्स्ट जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा V इक्वल टू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये V इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.15 बाय 40 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 60। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो चलिए करते हैं। ये यहाँ पे 10 टू द पावर, जैसे कि ये 8 है, मैं इसको पूरे इसको काट देता हूँ, इसको भी काट देता हूँ, और यहाँ पे मैं अलग से 10 टू द पावर 4 लिख लेता हूँ, क्योंकि ये ऐसा होगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे आप लोग? यस यस सर। करके बताइए तो कितना होगा। 60 15 4 2 8 100 0, मेरे ख्याल से 5 आना चाहिए। देखिए तो कैलकुलेशन कीजिए तो मेरे ख्याल से 5 आना चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड, ये होगा इसका आंसर। क्योंकि यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, चलिए देख लेता हूँ मैं भी। 8 इंटू 15 इंटू 10 100 बाय 40 इंटू 60। दो 3 5 बिल्कुल 5 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर होगा इसका। तो वो जो स्प्रे होगा, स्प्रे प्रत्येक एवरी होल से 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से वहां से वो फ्लूइड जो होगा वो स्प्रे होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ये सवाल समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, और एक क्वेश्चन मैं दे दूंगा आप लोग को। मैं जब ये आज ये सारे जो पूरा पीपीटी को मैं आप तक पहुंचवा दूंगा,
तो वहां पे एक क्वेश्चन भी, इसके बाद एक क्वेश्चन भी ऐड रहेगा, वो भी इसी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ही हिसाब से बनेगा। हम लोग जानते हैं वो एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, सेम उस टाइप हम लोग करके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बना लेंगे। उसका आंसर मैं बगल में लिख दूंगा, ठीक है, बगल में उसका जो भी आंसर होगा मैं वो लिख दूंगा, आप उसको निकाल लीजिएगा। वो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। वो क्वेश्चन कहता है कि एक ट्यूब था जिसका डायमीटर पहले इसका 4 था, इसका डायमीटर 4 है, एक ट्यूब है ये, इसमें जो फ्लूइड का वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। अब आगे जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, एक दूसरा ट्यूब जुड़ता है जिसका डायमीटर जो है वो 2 हो जाता है, 2 हो जाता है। तो बोलता है ये जो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी क्या होगा, ये फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे। यहाँ पे वेलोसिटी इंटू ये सपोज कीजिए सेम वही कंडीशन करेंगे, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो इसका एरिया पे निकाल लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से एरिया निकाल लेना पड़ेगा मुझे। एरिया यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 4, तो 4 से इसका भी एरिया निकाल लेंगे, यहाँ भी एरिया निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी बेस्ड पे इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी जो मैं एक सवाल बनाया, इसी बेस्ड पे एक सवाल रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का, आंसर में बगल में लिख के आप लोगों को दे दूंगा। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे, और आज यहीं पे हम ये फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग छठ पूजा के बाद हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग चल जाएंगे हीट में, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम लोग जंप करेंगे, जाएंगे इसके बाद। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग छठ पूजा के बाद। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल थैंक यू ऑफ यू। सर।